रेखा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, सबसे पहले तो इंसान को अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि समय कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जिस तरह से आप हाउसवाइफ थी, एक गृहिणी थी और उसके बाद आपका राजनीति में आना और इतने ज़िम्मेदारियों को सँभालना, तो एक आप प्रेरणा स्वरूप तो है ही, लेकिन मैं इसको ओनली प्रेरणा नहीं बोलूँगी, ये बहुत बड़ी प्रेरणा और माता की एक शक्ति है कि एक हाउसवाइफ होने के बाद आप आज इतनी बड़ी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं। अगर पति नशे में है और नशे में आके फिर वो वही पिटाई करना, मारना-पीटना, तो वो बहुत जो दुखदाई होता है। तो इसलिए महिला बेचारी झेलती रहती है। तो उसके लिए क्या करें, हम तो खुद कई को बोलते हैं नशा मुक्ति केंद्र में, कई तो नशा मुक्ति केंद्र के बाद भी नहीं सुधरते हैं। तो ऐसे में महिला और उन महिलाओं तक पहुँच पा रही हूँ, जो महिलाएँ हम तक नहीं पहुँच पाती थी। दूरस्थ क्षेत्र की, जिन्हें जानकारी नहीं थी कि महिला आयोग भी कुछ होता है, महिलाओं के बीच में काम करता है, महिलाओं को किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तो उसकी आवाज़ हम तक पहुँच पाए, तो इसके लिए भी मेरा प्रयास। टाइम्स की ओर से एक छोटा-सा भेंट है हमारी तरफ से। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स, मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है, सभी माँ दुर्गा की उपासना कर रहे हैं और इसी बीच उत्तराखंड टाइम्स की सीरीज चलती है शक्ति। तो आज की हमारी शक्ति स्वरूपा हैं उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाले जी। आइए उनका स्वागत करते हैं और आज की हमारी उत्तराखंड टाइम्स नमस्कार। की शक्ति स्वरूपा वो बनी है। तो उनको आज उत्तराखंड टाइम्स की ओर से एक छोटा-सा भेंट है हमारी तरफ से। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैम आपको नवरात्रि की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ और बहुत अच्छा कार्य आप अपने उत्तराखंड की जनता के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ सभी को देती हूँ और माँ शक्ति की कृपा सब पे बनी रहे कि जिस प्रकार से कि एक शक्ति अ, दैत्य और जब देवता युद्ध हुआ, तो देवताओं को लगा कि कहीं न कहीं हमें शक्ति की आवश्यकता है, तो उस शक्ति की आवश्यकता के लिए उन्होंने आह्वान किया और कहीं न कहीं उन्हें विजयश्री मिली। इसलिए मैं कहती हूँ कि शक्ति स्वरूपा जो होती है, वो अगर एक परिवार को चला सकती है, वो सशक्त है, मजबूत है समाज में और महिला कहीं कमज़ोर नहीं है, वो सशक्त है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और यमकेश्वर की भी आप जिला पंचायत सदस्य रही, तब से लेकर अब तक का सफ़र थोड़ा-सा दर्शकों को कि किस तरह से आपका संघर्ष रहा, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँची? मैं 2002 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विचार मुझे पहले से ही अच्छे लगते थे कि जिस प्रकार से उनकी सोच थी और 2003 में हालाँकि बहुत सक्रिय नहीं रही। 2003 में मुझे संगठन ने जिला पंचायत सदस्य यमकेश्वर के लिए चुनाव लड़ने के लिए कहा। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो हालाँकि मेरा इतना नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूँगी, लेकिन फिर भी सब लोगों ने कहा कि आप लड़े, तो मैं चुनाव लड़ी और मैं जीत भी गई और जीत गई तो जनप्रतिनिधि के रूप में मैं काम करने लगी। तो संगठन की नज़र मेरे पे पड़ी तो मुझे जिलाध्यक्ष कोटद्वार महिला मोर्चा बना दिया गया। अब फिर काम और बढ़ गया है, तो जिलाध्यक्ष का पूरे जिले का, क्योंकि संगठन का जिला कोटद्वार था, तो तब से मैं काम कर रही हूँ। फिर 2007 में महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मुझे बना दिया गया, फिर पूरा प्रदेश का काम महिलाओं के बीच में काम करने का मुझे मौका मिला। मुझे सौभाग्य है कि संगठन ने मुझे देखा और मुझे काम करने का मौका मिला। तो महिलाओं के बीच में मैंने काम किया और 2010 में मैं राष्ट्रीय महिला मोर्चा की कार्यकारिणी में आ गई। माननीय स्मृति ईरानी जी हमारी अ, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थीं, उनके साथ भी बहुत ही अच्छा सौभाग्य लगा कि महिलाओं के बीच में देश में काम करने का मौका मिला और उसके बाद से लगातार संगठन का काम करती रही और संगठन का काम करते-करते फिर मुझे उत्तराखंड में मेन बॉडी में
प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी में और 3 बार से मैं उस पद में रही। और 3 बार से उस पद में रहने के बाद मैं 2 बार से टिहरी जिले की प्रभारी रही और महानगर की प्रभारी रही, तो संगठन में काम करती रही और महिलाओं के बीच में विशेष रूप से काम करती रही। तो संगठन का काम कर और 2022 में मैं महिला आयोग में आ गई, महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हूँ और तब से अच्छा लग रहा है कि मैं महिलाओं की पीड़ा को समझ रही हूँ और उन महिलाओं तक पहुँच पा रही हूँ, जो महिलाएँ हम तक नहीं पहुँच पाती थी। दूरस्थ क्षेत्र की, जिन्हें जानकारी नहीं थी कि महिला आयोग भी कुछ होता है, महिलाओं के बीच में काम करता है, महिलाओं को किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, तो उसकी आवाज़ हम तक पहुँच पाए। तो इसके लिए भी मेरा प्रयास रहा है और बहुत अच्छा लगा कि अब बहनें सीधे मेरे को टेलीफ़ोन करती हैं और अपनी आवाज़ उठाती हैं कि कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं उसे कहती हूँ, "तुम जहाँ भी हो, बहुत दूरस्थ क्षेत्रों से तुम देहरादून नहीं आ सकती हो। जो भी तुम्हारी थाना चौकी तुम्हारे नज़दीक है, मैं टेलीफ़ोन कर देती हूँ। अगर वो समाधान वहाँ से हो सकता है, तो निश्चित ही उस समाधान को वहाँ करेंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम तभी देहरादून बुलाएँगे।" तो चल जिस तरह से मैम आपके बारे में सुना है कि आपने अपना जो ये सफ़र था, इतने अच्छे पद आपको मिले, फिर भी आप ट्रैकर, बसों से धक्के खा के तब जाके अपनी जनता तक पहुँचती थी, अपनी जो महिला मोर्चा की जो महिलाएँ थी, उन तक पहुँचती थी। बिल्कुल, बिल्कुल संघर्ष तो मैंने किया क्योंकि मैं जब राजनीति में आई तो मेरे पति के पास पारिवारिक ज़िम्मेदारी थी, बच्चे पढ़ने थे, बच्चों की पढ़ाई का था, तो मैं ये नहीं कि गाड़ी-घोड़ा नहीं ले सकती थी, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो मैंने निश्चित ही ट्रैकर और बसों में मैंने जिला पंचायत का रहा, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा रहा और यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष बनने पर भी मेरे पे गाड़ी नहीं थी। तो बहुत विशेष जब मुझे प्रवास होने थे तब मैं गाड़ी करती थी, बाकी मैं बसों से और ट्रैकर वगैरह से ही सफ़र करती थी और ऐसा नहीं है, बहुत सक्रिय महिला मोर्चा रहा, बहुत अच्छा मुझे पूरे प्रदेश में अंदर तक जाने का मौका मिला जिलों में, अंदर तक काम बहुत करने का दुर्गम मिला। क्षेत्र में आप गए, काम बिल्कुल, किया, बिल्कुल, बिल्कुल। पहाड़ गढ़वाल का तो म आपको बताऊँ जितने भी ज़िले हैं, उनके तो अंदर तक गई हूँ और हमारा जो कुमाऊँ मंडल है, उसमें भी कई जगह मैं अंदर गई हूँ, कई जगह मैं मुख्यालय तो शायद ही ऐसा होगा जो जो अछूता होगा। मैंने सब में काम किया है और करना भी चाहिए। जब हमारे पे समय है, तो उस समय का सदुपयोग करना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, महिलाओं की समस्या सुननी भी चाहिए। ये निश्चय मैम जिस तरह से आज का जैसे समय चल रहा है हम 9 नवरात्रों में 9 दुर्गा स्वरूपा की हम पूजा करते हैं लेकिन आज भी हमारे जो बेटियां हैं जो महिलाएं हैं उन पे उत्पीड़न होता रहता है या उन पे अत्याचार होता है या बलात्कार जैसी खबरें हम सुनते रहते हैं तो इसको लेकर क्या होना चाहिए क्यों इस ऐसी जो बुराइयां हैं किस तरह से दूर होगी ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है क्योंकि ये तो हम रोज़ ही देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि देखो महिला किसी तरह से भी प्रताड़ित है, तो उसके लिए हम हर समय खड़े रहते हैं और हमारा कहना भी है सबसे पहले तो एक तो नशे का है कुछ लोगों का तो क्या है पति नशे के कारण उनको पीड़ता है इस तरह से और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दहेज के लिए भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और जो आजकल एक थोड़ा-सा हो गया है कि एक सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रही हूँ कि हमारी जो नाबालिग बेटियाँ हैं कि वो किसी से भी दोस्ती हो जाती है और वो दोस्त बन जाते हैं और दोस्त बनने के में वो बहला-फुसला के वो उसे भी एक तरह से मानव तस्करी के रूप में उस बच्ची को ले जाते हैं। उसे नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या होगा। कई बार तो जब हम अभी कई इस तरह के केस हुए हैं, उसमें हम कई बेटियों को वापस लाए हैं, उन्हें समझाया है। इसमें सबसे सबसे ज़्यादा जागरूकता की आवश्यकता है और जागरूकता खुद आयोग तो करता ही रहता है। लेकिन इसमें मैंने सभी को चाहे पुलिस विभाग हो किसी की इसमें हमें अवेयरनेस के कार्यक्रम करने चाहिए। तो उसकी माता-पिता को ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, उसमें बेटा हो या बेटी दोनों के लिए एक जैसा होना चाहिए कि हमारा बच्चा
स्कूल जा रहा है, किस तरह की उसकी दोस्ती है या मोबाइल में कितने घंटे वो बात कर रहा है, और अगर बात कर रहा है तो किससे बात कर रहा है, उससे पूछो। बेटी को तो विशेषकर आप ये पूछो कि बेटे तुम्हारे दोस्त कौन हैं? बिल्कुल माँ को तो बिल्कुल दोस्त की तरह बच्चे के साथ रहना, क्योंकि आज के बच्चे बहुत मुझे लग रहा है कि पैदा होते ही हम मोबाइल उनको थमा देते हैं और बच्चे बिल्कुल उससे आदी हो जाते हैं। तो इसमें माँ को तो विशेषकर एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंड की तरह अपने बेटे बच्चों के साथ रहना चाहिए, और पूरी कि बेटे ये गलत है, ये सही है, इससे ये परिणाम निकलने, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसमें विशेषकर जो भूमिका है, वो परिवार की होनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। मोबाइल बिल्कुल ठीक है, इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक फिर वो तो हमारे जीवन में ज़हर घोलने लगता है। फिर हम लोग बहुत इंटरेस्ट बढ़ने लगता है उसमें, हम अच्छी चीज़ों के साथ-साथ गलत चीज़ें भी देखना शुरू कर देते हैं। और कि माँ-बाप का सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। आज जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो माँ-बाप को ही जागरूक करना पड़ेगा, फिर बच्चों को भी जागरूक करना पड़ेगा। मैम, जिस तरह से हम देखते हैं कि बचपन बड़ा ही बच्चों का बड़ा नॉटी रहता है, तो ऐसा ही आपका भी बचपन रहा होगा, तो कैसी थीं आप बचपन में? बचपन में मैं नटखट तो थी, क्योंकि घर के काम से बचती थी। स्कूल से आई और पिता मेरे चिकित्सक थे, तो बस्ता फेंका और घर के काम से बचने के लिए मैं पिता के साथ चली जाती थी। उनके साथ ही कुछ करना, वो करना, ये तो था। लेकिन जब शादी हुई तो पूरी ज़िम्मेदारियाँ मैंने निभाई और सँभाली भी। ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आई कहीं कभी भी, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे पति का बड़ा साथ रहा मेरे। जिस तरह से आप हाउसवाइफ़ थी, एक गृहिणी थी और उसके बाद आपका राजनीति में आना और इतने ज़िम्मेदारियों को सँभालना, तो एक आप प्रेरणा स्वरूप तो है ही, लेकिन मैं इसको ओनली प्रेरणा नहीं बोलूँगी, ये बहुत बड़ी प्रेरणा और माता की एक शक्ति है कि एक हाउसवाइफ़ होने के बाद आप आज इतनी बड़ी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं। रेखा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि ज़िम्मेदारियाँ आती हैं, सबसे पहले तो इंसान को अपनी ज़मीन नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि समय कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, और अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी समझना है कि तो पद तो आते रहते हैं। पद आते हैं, जाते हैं, हमें काम करना चाहिए, और पद की गरिमा भी हम ही बनाते हैं। हम किसी बड़े पद को हम उसको अगर काम नहीं करेंगे तो उस पद की अपने आप में गरिमा घट जाएगी। दूसरा मेरा यह कहना है कि ठीक है, जब मैंने आप पहले भी बोला ना, अगर एक महिला घर को अच्छे से अगर चला सकती है, परिवार को देख सकती है, पाल सकती है, तो समाज का काम भी अच्छे से कर सकती है। उसी ज़िम्मेदारी के साथ करती है, जिस ज़िम्मेदारी के साथ वो परिवार के अच्छे और बुरे के लिए सोचती है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई समाज में काम करने के लिए, क्योंकि मैं उसी व्यवहार से, कि जैसे मैं अपने परिवार को देखती हूँ, जैसे अपने बच्चों की चिंता करती हूँ, अपने परिवार की चिंता करती हूँ, वैसे ही मुझे लगता है कि जो पद मुझे मिला, उसमें मुझे काम करना चाहिए। इसीलिए मैं आयोग हो या संगठन, जो भी काम किया हो, मैंने पूरी ज़िम्मेदारी बखूबी के साथ, मैं खुद समाज का काम भी करती हूँ। काफ़ी केसेस आप देखते हैं, तो क्या आपको लगता है जो एक आत्मनिर्भरता जो महिलाओं में अभी कहीं बाकी है, कि जहाँ पे महिलाएँ आत्मनिर्भर नहीं हैं, तो वो महिलाएँ ज़्यादा पीड़ित हैं या जो जॉब्स या इस तरह के काम कर रही है या कोई अपना बिज़नेस कर रही है वो पीड़ित है? ऐसा है, इसमें हर तरह की महिला है, और सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि आज महिला सशक्त है। आज हर फ़ील्ड में आप देखेंगी तो महिला आगे आ रही हैं, और महिलाएँ, हमारी बेटियाँ आज टॉप कर रही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं देखूँ कि जहाँ तक कि कोई महिला प्रताड़ित हो रही है, तो प्रताड़ित तो हर क्षेत्र में होती है, जहाँ आपस में विचार नहीं मिलना या उससे कोई फ़र्क नहीं, को बहुत ऐसे भी हमारे पास केस आए हैं, जो कि क्लास 1 ऑफ़िसर हैं और पढ़े-लिखे, अच्छे पढ़े-लिखे हैं, वो भी हमारे, लेकिन कहीं न कहीं उनके विचार ना मिलना, कुछ गैप बनना, तो जो दुखदाई होता है। तो इसलिए महिला बेचारी झेलती रहती है, तो उसके लिए क्या करें, हम तो खुद कई को बोलते हैं नशा मुक्ति केंद्र में, कई तो नशा मुक्ति केंद्र के बाद भी नहीं सुधरते हैं। तो ऐसे में महिला बड़ी बहुत तो परेशान रहती है। जिस तरह से ये जैसे हम आज इतने आधुनिक हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से एक पुरुष और एक महिला का जो एक रेशियो था समाज में, कहीं न कहीं वो हावी होता है। पुरुष अपने अभिमान में, महिलाएँ
अपने उसमें जो उनका ईगो रहता है उसकी वजह से समाज में ये समस्याएँ आ जाती हैं। बिल्कुल, पुरुष प्रधान समाज तो है ही जी। और कहीं न कहीं रहता है, लेकिन अभी काफ़ी समानता आई है। आज के बच्चे दोनों पढ़ लिख के समान शिक्षा लेके दोनों कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। बस थोड़ी समझदारी वाली बात होती है कि अगर पत्नी घर पे दोनों जॉब कर रहे हैं और जो भी पहले आए, अगर वो घर का काम दोनों बाँट के करें, वो करें, ये ना करे कि मैं पुरुष हूँ या मैं तो नहीं, ये काम महिलाओं का है। लेकिन आज मैंने देखा है क्योंकि बहुत सारी मैं खुद भी ये सारी चीज़ें देखती हूँ। आज बहुत सारे बच्चे दोनों आपस में दोनों आते हैं, तो दोनों समान रूप से काम भी घर में करते हैं, तो उनकी गृहस्थी भी अच्छी चलती है। माँ की ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है जब उनके पास एक बेटा, एक बेटी होते हैं और दोनों को बराबर घर के कामों के लिए, बाहर के कामों के लिए उनको तैयार करना चाहिए। माँओं के लिए ये एक मैसेज आपकी तरफ से। बिल्कुल, मैं तो सभी अपनी मातृशक्ति से कहना चाहूँगी कि आज के समय में हमारे पास 1 या 2 बच्चे हमारे होते हैं। अगर एक बेटा या बेटी है, तो दोनों को समान रूप से अगर घर का काम बेटी कर रही है, तो बेटे को भी सिखाना पड़ेगा क्योंकि बेटा भी बाहर जाएगा, निकलेगा, तो अपना काम स्वयं करे और दोनों को करना भी चाहिए क्योंकि आज जब दोनों को हम समान शिक्षा दे रहे हैं, तो दोनों को घर का अधिकार भी समान होना चाहिए दोनों का। दोनों किचन का काम करें, दोनों बाहर भी बेटी भी अपनी गाड़ी खुद चलाए, अपनी जॉब में खुद जाए, वो बेटा भी अपना काम खुद करे। तो कहीं न कहीं फिर तो समानता रहेगी। एक एक अच्छे अच्छा समाज समाज की हम परिकल्पना कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। आज समझदार बच्चे हैं, उसमें से कुछ प्रतिशत ऐसा होता है, जो इस तरह का होता है कि वो आपस में उनके विचार नहीं मिल पाते हैं और कहीं न कहीं वो परिवार का जो रहता है एक ईगो कि नहीं, अरे वो तो महिलाओं का काम है, महिलाएँ ही करेंगी, ऐसा नहीं है। दोनों को समान रूप से काम करना चाहिए, समान रूप से सिखाना भी चाहिए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल जी, जिन्होंने मैसेज दिया है कि चाहे आपके घर में बेटा हो या बेटी, उनको समान रूप से तैयार करना चाहिए। समान रूप से वो घर की ज़िम्मेदारी भी सँभालें और बाहर की जो आगे चलकर जो आज के समय में जो प्रॉब्लम्स जो महिला और पुरुष के बीच में आ रही है, जब वो शादी के बाद तलाक तक बातें चली जाती है, तो वो आगे चलकर नहीं आएँगी यदि वो एक साथ आपस में मिल-जुल कर काम और बाहर की चीज़ों को संभाल पाएँगे। तो इसी संदेश के साथ आपसे विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार।